वेडिंग्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, माइस। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल इंडस्ट्री में बूम करने वाला जो इंडस्ट्री है वो है माइस। और अगर आप जानना चाहते हैं माइस और वेडिंग्स के बारे में, अगर आप वेडिंग्स करना चाहते हैं, तो आज हमारे पास बहुत ही एक एक्सपीरियंस वाले इंसान यहाँ पे अवेलेबल हैं, और जिन्हें मुझे लगता है कि 2 डेकेड से ज़्यादा हो चुका है इस ट्रैवल इंडस्ट्री में। और वो हैं मिस्टर सौरभ टुटेजा। वेलकम रॉकस्टार टू द मुसाफिर पॉडकास्ट। Thank you, Dimple. Thank you so much for the lovely words. It's my pleasure to be there at the Musafir podcast. Thanks for inviting me. इट्स आवर प्लेजर एंड दिस इज मी डिम्पल अरोरा, आपकी होस्ट। और आज हम बात कर रहे हैं वेडिंग्स की, जैसा कि हम बता ही चुके हैं। तो हम सबसे पहले सौरभ जी से ये पूछेंगे कि उनका आज तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है और वो क्या हम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज वो एक ज्ञान की गंगा है। उनके ज्ञान से थोड़ा सा अगर हमें एक बूंद भी मिल जाए ना, तो हमारे लिए बहुत काफी होगा। सौरभ जी, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर। सो वेडिंग इंडस्ट्री बड़ी कमाल की इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान में बड़ी कमाल की चीज़ ये है कि एक दूल्हे और दुल्हन में शादी नहीं होती, दो फैमिलीज के बीच में शादी होती है। सो इफ़ यू लुक एट द बेसिक फंडामेंटल, it is two families coming together, knowing each other and getting married. It's like a reality show. तो मुझे लगता है कि इट्स अ लाइफ इवेंट, और इंडियंस के लिए वेडिंग एक बहुत बड़ा लाइफ इवेंट होता है। और अब ये जो लेटेस्ट अब जो ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों से डेस्टिनेशन वेडिंग्स का, इसने सब कुछ चेंज कर दिया है। द गुड थिंग इज दैट द फैमिलीज आर स्टेइंग टुगेदर फॉर 2 to 3 days. दे आर नोइंग ईच अदर बेटर, दे सिंक वेल विद ईच अदर, और एक क्लोज निट फैमिली, एक फैमिली बन के उस लाइफ इवेंट को एंजॉय कर पा रही होती है। सो गॉन आर द डेज जब वो एक इनविटेशन जाता था 1,000 लोगों को। कोविड से पहले लोग आते थे, लिफाफा पकड़ाते थे, नमस्ते करते थे और चले जाते थे। अब लोग आते हैं फैमिलीज के साथ वेडिंग एंजॉय करने के लिए। छोटी गैदरिंग्स होती हैं, जो लोग दिल से जुड़े होते हैं उन्हीं को इनवाइट किया जाता है, और सारे फंक्शंस लोग दिल से एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। कोविड के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो गई हैं, और ये एक अच्छा चेंज है। कहते हैं कि कई बार बदलाव अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता है ये एक बदलाव ऐसा है। इसी में मैं माइस के ऊपर भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि माइस इवेंट्स में कितना डिफरेंस आया है कोविड के बाद। सी आई टेल यू व्हाट, माइस इवेंट के लिए भी जो मेरा बेसिक है वो ये कहता है कि जो कॉर्पोरेट लाइफ है बहुत स्ट्रेस वाली है। द वे पीपल आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, सुबह से लेकर शाम तक इतने टारगेट प्रेशर्स होते हैं, ऑफिस कल्चर का प्रेशर होता है, सब चीज। उसके बाद जब कोई माइस इवेंट क्रिएट होता है, तो एनी माइस क्यूरेटेड becomes a big learning experience. It becomes a very good stress buster. तो लोग निकलना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि अगर 2 दिन का या 3 दिन का या 5 दिन का कोई उन्हें एक लर्निंग ट्रिप मिल रहा है, वेयर देयर इज नॉलेज शेयर, अपने फेलो जो लोग साथ में काम करते हैं, अपने कलीग्स के साथ ट्रैवल करते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा जानते हैं, उनके साथ एक फैमिली बॉन्ड क्रिएट होता है, एंड दे बिकम अ स्ट्रॉन्गर फैमिली। सो येस, माइस हैज इज एवर चेंजिंग। और कोविड के बाद लोग घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लोगों की सोच में बदलाव आया है। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक चेंज, और बदलाव हमेशा अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। जी बिल्कुल। सौरभ जी, इतना आपको एक्सपीरियंस रहा है, तो आज तक आपने कितना ट्रैवल कर लिया, हम जानना चाहेंगे। देखिए, दुनिया में 196 कंट्रीज हैं, और मेरी दिल की तमन्ना है कि कम से कम 100 कंट्रीज तो देखूं। मुझे लगता है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो इससे बड़ी लर्निंग कुछ नहीं होती। कोई बुक, कोई पॉडकास्ट, कोई आपका रील्स जो लोग दिन भर देखते रहते हैं, आपको वो लर्निंग नहीं दे सकता, वो लाइफ एक्सपीरियंस नहीं दे सकता जो आप ट्रैवल करके ले सकते हैं। तो मेरा अपना खुद का एक थॉट प्रोसेस ये है कि आई इंश्योर दैट एवरी ईयर, साल में कम से कम 2 या 3 नई जगहें जो मैं कभी नहीं गया हूँ। रिपीट ट्रैवल तो बहुत ज़्यादा होता है। आई वुड हैव ट्रैवल टू दुबई मे बी 15 टाइम्स और थाईलैंड टू 20 टाइम्स। लेकिन मेरी खुद की तमन्ना होती है कि हर साल कम से कम 2 नए कंट्रीज करूँ, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा देखूं, क्योंकि इंडिया बहुत खूबसूरत है। अभी मेरे करीब 45-46 कंट्रीज हो गए हैं, तो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। वेरी नाइस। तो इसी बीच आपकी सबसे फेवरेट लोकेशन कौन सी है, जहां आपको हर चीज पसंद आती है, वहां का खाना या कुछ ऐसा स्पेसिफिक। देखिए, ये बड़ा मुश्किल है, बिकॉज आई वुड कॉल देम माई 45 गर्लफ्रेंड्स, आई वोंट कॉल देम वन वाइफ। हर कंट्री में कुछ ना कुछ बड़ी खास चीज़ है, और डिपेंड करता है आप साल के किस समय पे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। योर कंपनी मैटर्स अ लॉट। इफ आई टॉक अबाउट ब्यूटी, वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशंस इज सेंट पीटर्सबर्ग, स्पेशली व्हेन आई एम गोइंग एट द टाइम ऑफ व्हाइट नाइट्स।
तो अगर मैं जून के महीने में या जुलाई के महीने में सेंट पीटर्सबर्ग जाता हूँ, तो द ब्यूटीफुल स्काई यू सी, देयर इज अ ब्लू आर, और ऐसा कमाल का ब्लू स्काई दिखाई देता है जैसे भगवान ने खुद अपने हाथ से पेंट कर दिया। द सन नेवर सेट्स, वी हैव अ नाइट फॉर अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर, एंड इट इज मैजिकल। अगर आप वाइब की बात करें तो मुझे लंदन बहुत पसंद है। You get better Indian food in London than what you get in India. The vibe of the cafes around, the evening, you are just roaming around places in central London, it is beautiful. अगर आप बात करें वाइब्रेंस की, तो मुझे न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। अगर मैं 5 मिनट टाइम स्क्वायर पे खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे एक दूसरी दुनिया दिखाई देती है। आई फील समथिंग ग्रेट अबाउट इट, द वे पीपल आर मूविंग, द वे लाइट्स आर फ्लैशिंग एवरीवेयर. So every country, every place, every beautiful city in the world has something to offer you, and there's a learning. And then most important thing becomes कि आप किसके साथ travel कर रहे हैं. So if I'm traveling with my friends, there would be different reasons and different places to travel. So I believe one should always travel whenever they get a chance, or rather they should try to find chances to travel. Simple as that. एब्सोल्युटली। ये जो भंडार है आपके पास, इसमें से कुछ ऐसा आप ट्रेवलर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे जो ऐसा होता है कि जिंदगी में एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए उन्हें? It's all about liking. आपको बीच पसंद है, आपको माउंटेन पसंद है, मैं घंटों तक एक माउंटेन के सामने बैठ सकता हूँ। जब द वे द सन चेंजेस द पोजीशन और द वे द क्लाउड्स कम, यू सी डिफरेंट मूड्स ऑफ द माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कोई एक जगह। मुझे तो लगता है कि मुझे कोई भी जगह नहीं जाने को मिलता है तो मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस होगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टू गो वन गुड प्लेस इन द वर्ल्ड विच मेक्स यू हैप्पी। तो आजकल लेटेस्ट मुझे लंदन बहुत पसंद आ रहा है। रिसेंटली आई वेंट टू लंदन। मुझे पेरिस भी बहुत पसंद है। मुझे इंडिया में गोवा बेहद पसंद है। मैं ऑन एन एवरेज साल में 10 बार गोवा जाता हूँ। तो आई वुड हैव ट्रैवल टू गोवा एटलीस्ट 70-80 टाइम्स, अब तक जा चुका हूँ। और मतलब क्या वाइब है यार। आप जाते हो, आपका सोच बदल जाती है। आप जो है ना ऑटोमेटिकली स्ट्रेस से बाहर आ जाते हो। हवा में कुछ खास बात है। तो इंडिया में तो मुझे अनडाउटेडली गोवा बहुत पसंद है, आई वुड से। जी बिल्कुल, वो तो आपकी पसंद मुझे लगता है पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री को पता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका एक्सपीरियंस वेडिंग्स में है, हम वापस से अपने उसी टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपको व्यूअर्स एक चीज बता दूं, अगर हम वेडिंग करना चाहते हैं या आप देख रहे हैं कुछ ऐसा कि हम वेडिंग करना सीख जाएं, तो दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। तो सौरभ जी हमें बताएंगे आज तक जो वेडिंग्स उन्होंने करवाई हैं उसमें उनको कभी ऐसी उस मोमेंट वाली फीलिंग आई है कि ये क्या हो गया और उसको आपने कैसे मैनेज किया होगा? ऊप्स मूवमेंट आते रहते हैं, बट अ स्मार्ट वेडिंग प्लानर शुड ऑलवेज हैव प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। क्योंकि देखिए व्हाट हैपेंस कि व्हेनेवर यू आर डूइंग अ वेडिंग और एनी इवेंट, आपकी डिपेंडेंसी बहुत सारे लोगों पे होती है। आप अकेले चीज़ें मैनेज नहीं कर रहे होते, बहुत सारे वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। द वेदर गॉड हैज टू बी काइंड। अभी रिसेंटली वी वर डूइंग अ वेडिंग इन सवाई मसूरी, one of the finest beautiful weddings curated by us in recent times. मतलब आंख मिचोली खेल रहे थे बादल हमारे साथ, बारिश हमारे साथ आंख मिचोली खेल रही थी। हम इवेंट कंप्लीट करते थे, लोग रूम्स में पहुंचते थे और बारिश हो जाती थी। तो बस हम हर टाइम ये प्रे कर रहे थे भैया ये लोग रूम्स में हो तभी बारिश हो। तो बड़ी कमाल की चीज़ थी। दिन की सनडाउनर वेडिंग थी और फेरे हो रहे थे, और सॉरी फेरे नहीं हो रहे थे, जब जयमाला हो रही थी। तो जयमाला के टाइम पे इतना खूबसूरत, इट वाज अ ड्रीमी वेडिंग, और बादल बिल्कुल ऊपर थे। और मैं एक कोने में बैठ के, मेरी टीम काम कर रही थी, मैं एक कोने में बैठ के बस ये प्रे कर रहा था भैया बरसना मत, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, इसको और खूबसूरत बनाते रहो, प्लीज बरसना मत। बहुत बहुत सुंदर म्यूजिकल फेरेज हुए, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, और जैसे ही फेरेज खत्म हुए उसके बाद बारिश हो गई। सो वेडिंग इंडस्ट्री कह लीजिए, माइस इंडस्ट्री कह लीजिए, इतनी डिपेंडेंसी इतनी सारी चीज़ों पे होती है। तो आपको हमेशा प्लान बी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी मूवमेंट पे ऊप्स मूवमेंट आ सकता है। ऑब्वियसली हमने इस वेडिंग में क्या किया था कि खैर वो ऊप्स मूवमेंट नहीं आया। हमने एक जो उनका दूसरा लॉन है उसमें एक परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। ऑब्वियसली क्लाइंट चाहते थे कि सारे इवेंट्स एक ही वेन्यू पे ना हो, बट एक प्लान भी था। जो दूसरा स्ट्रक्चर था वो वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर था विद अ प्रॉपर कैनपी, कि अगर बारिश हो गई तो भैया सबको सब शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। वो डेकोर और वो जो एक ड्रीम कम ट्रू फ्रेम्स लोग चाह रहे थे वो नहीं आते, बट वेडिंग राइटली क्यूरेट हो जाती। सो
for a wedding planner, it is very important that be prepared for plan B, plan C, plan D. अपना विजन ऐसे रखिए, अपना अपना विजुअलाइजेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि क्या हो सकता है, और उसका सोल्यूशन आपके पास रेडीमेड होना चाहिए. दैट्स व्हाई यू एंड मी एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री. परफेक्ट. जैसे अभी आपने बात की म्यूजिकल फेरास की, तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है कोविड के बाद, उसमें कौन सा डेस्टिनेशन और क्या थीम्स चल रहे हैं? पहले मैं म्यूजिकल फेरा के बारे में 1 मिनट बोलना चाहूँगा. एक बड़ी कमाल की बात है, आज से 1 डेकेड पहले जो वेडिंग्स होती थी, रात को 3 बजे फेरे होते थे, और उस टाइम जो है ना, आधे अधूरे रिश्तेदार सोते हुए बैठे होते थे. शायद 6 लोग भी जाग नहीं रहे होते और नहीं लग रहा होता था यार खत्म हो जाए, ये खत्म हो गया, बस हो गया, और नहीं बैठा जा रहा. एक शादी की सबसे सबसे ज्यादा अहम चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फेरे. फेरों से ही शादी कंप्लीट होती है ना. और उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता था. लोग बिल्कुल ऐसे बैठे होते थे रात को 3 बजे कि भैया अभी खत्म हो जाए. आधे लोग सो रहे होते थे. उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है म्यूजिकल फेरास. नरेटिंग द स्टोरी बिहाइंड, it's a storytelling of feras that you are doing, and it has become so interesting thanks to the lovely artists available in the industry today कि आज की डेट में हर वेडिंग गेस्ट म्यूजिकल फेराज अटेंड करना चाहता है. अभी रिसेंटली हमने एक वेडिंग की दिल्ली में, लीला में थी, और देयर वाज अ गैदरिंग ऑफ अराउंड 1800 गेस्ट. तो लोगों ने, उन्होंने कहा फैमिली ने कि यार म्यूजिकल फेराज में कितने लोग आएंगे, 100 लोगों का अरेंजमेंट कर दो. थैंकफुली हमने 250 लोगों का अरेंजमेंट किया था, एंड देयर वर मोर देन 350 पीपल. एवरीबडी वांटेड टू बी देयर, दे वांटेड टू हियर द स्टोरीज. सो इट हैज कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे. कौन सा डेस्टिनेशन आजकल हाइप पे चल रहा है इन इंडिया, भारत में? जब आपने बोला इन इंडिया, तो आई एम समबडी हु ऑलवेज से गेट मैरिड इन इंडिया. एब्सोल्यूट. सो वी डू डेस्टिनेशन वेडिंग्स अक्रॉस द ग्लोब. लेकिन मेरा थॉट ये कहता है कि इंडियन वेडिंग है, इंडियन कस्टम्स के साथ हो रही है, तो इंडिया में आके कीजिए. बल्कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि आप वेडिंग्स इंडिया में कीजिए. मेरा तो डिफरेंट मोटो है. मेरा पंच लाइन ये है कि इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया, कम एंड गेट मैरिड इन इंडिया. आप चाहे यूएस सिटीजन है, आप कैनेडियन सिटीजन है, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया, यू शुड कम बैक टू इंडिया एंड गेट मैरिड. इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. सो इंडिया में वेडिंग्स की बात करें तो एक तो हॉस्पिटैलिटी जो इंडिया में है वो दुनिया में कहीं नहीं है. आप देखते होंगे हमारे विदेशी टूरिस्ट जो आते हैं, दे जस्ट गो मैड व्हेन दे सी द वे दे आर ग्रीटेड एट द होटल्स इन राजस्थान. जिस तरह से उनका टीका लगा के उनका स्वागत किया जाता है, जैसे उनके बैग्स उनके रूम तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे उनको स्माइल के साथ रोज पेटल शार करके स्वागत किया जाता है, कहाँ होता है दुनिया में? आप यूरोप में जाइए, आप अपना बैग लेके खुद रूम तक जा रहे होते हैं, आपको कॉन्सियर्ज सर्विस तक प्रॉपर नहीं मिलती. सो जो हॉस्पिटैलिटी इंडिया में है, जो एक वेडिंग इंडिया में क्यूरेट हो सकती है, वो शायद उस लेवल की हॉस्पिटैलिटी दुनिया में कहीं क्यूरेट नहीं हो सकती. आई ऑलवेज से दैट कम एंड गेट मैरिड इन इंडिया. वी हैव ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज इन राजस्थान. राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. एंड उदयपुर इज़ वन ऑफ द हॉट डेस्टिनेशंस. उदयपुर है, जयपुर है. तो ये जितनी डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पे, इट इज़ अ फैंटास्टिक मोमेंट्स. द प्रॉपर्टीज आर मेड लाइक दैट. जो प्रॉपर्टीज बनी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है कि आपके जो बैकड्रॉप्स हैं, आपके जो जब फेरे के टाइम पे बैकड्रॉप्स हैं या जयमाला के टाइम पे बैकड्रॉप्स हैं, तो इतने खूबसूरत बैकड्रॉप्स बने हुए हैं. जो वेडिंग्स इंडिया में क्यूरेट हो सकती है, मुझे लगता है कहीं नहीं हो सकती. माइस और वेडिंग्स, इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? See, mice, I would say these are two different kinds of event. Event is wedding is a live event you are curating for two families. गूज बम्स आते हैं जब आप दोनों फैमिलीज को खुश देखते हो, जब आप देखते हो द वे दे आर सेलिब्रेटिंग. आई एक्चुअली गेट दोज गूज बम्स. So that brought me to weddings. So I feel that if you have a passion to enjoy what you work, I always say, do what you love or love what you do. तो जो पैशन के साथ आप काम करते हैं, और इवन इफ यू टॉक अबाउट माइस इज अगेन सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग, यू नो, लाइक एक टॉप मैनेजमेंट एक राइट कम्युनिकेशन अपनी टीम को देने के लिए एक दूसरी जगह ले जाती है जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं होता. वहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा है. अगर एक बिग बॉस सीईओ माइक पे अपनी टीम को कम्युनिकेट कर रहा है, तो शायद वो ऑफिस में पॉसिबल नहीं था, एक जूम कॉल पे कभी भी पॉसिबल नहीं था. तो you reach a destination, you enjoy with colleagues, you know your colleagues better, you create better relationships within the team. और किसी भी कंपनी की जो स्ट्रेंथ होती है उसके रिसोर्सेज होते हैं. So I think the teams have realized, the companies, the corporates have realized it is very important to invest in mice.
more and more MICE events are happening, and that is so beautiful. वेरी नाइस। इसका बहुत ही एक अच्छा आपने आंसर दिया है, और मुझे लगता है कि ये एक दिल से फीलिंग आती है ना जब कोई पैशन से अपना काम करता है, तो उसी फीलिंग से आपने इसका आंसर दिया। थैंक यू सो मच। सौरभ जी, थोड़ा सा आपकी दुनिया को पलटते हैं पीछे। अगर आपको मौका मिले दोबारा से शादी करने का, तो आप कहाँ पे शादी करेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ये नहीं पूछा कि आप किससे करेंगे शादी, आपने वो पूछा तो कहाँ देखो, पे करेंगे। तो मतलब आई कैन चेंज द वेन्यू, आई कांट चेंज द मेन्यू। That's what you mean. That's really interesting. you have only one choice. Okay. मैं अगर मुझे मौका मिलेगा दोबारा शादी करने का सेम वाइफ के साथ, तो आई वुड लव टू डू इट इन अ वेरी वेरी क्लोज नेट फैमिली थिंग, वेरी लेस लेस इज अ रॉन्ग वर्ड, very close family and friends together, enjoying the wedding for 3 days or 4 days or 2 night 3 days, whatever it is. I love Goa, so I would love to do a beach wedding. So if I think it's a beautiful feeling to be with your family and friends. आप एक हॉलीडे भी कर रहे हो, आपके सारे रिचुअल्स आपके दोस्त एंजॉय कर पा रहे हैं, आपकी फैमिली एंजॉय कर पा रही है। इट इज ब्यूटीफुल। ऐसा क्या सजेस्ट करेंगे आप आने वाली नई जनरेशन को जो वेडिंग प्लानर्स बनना चाहते हैं या वेडिंग करना चाहते हैं? एक कहते हैं ना सर्वाइवल किट, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, सर्वाइवल किट किसी भी इंडस्ट्री की होती है, वो होती है पैशन। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इफ यू आर कमिंग इनटू वेडिंग्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू लव पीपल। आपको आपके क्लाइंट से, गेस्ट से प्यार करना पड़ेगा, आपको उनकी फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है कि जब हम कोई वेडिंग कर रहे होते हैं तो हम फैमिली के साथ बड़े क्लोजली कनेक्टेड होते हैं 2-3-4 महीने के लिए। एक रोका सेरेमनी से शुरू होता है, सगाई होती है, उसके बाद 3 दिन की फेस्टिविटीज़ होती हैं किसी डेस्टिनेशन पे, फॉलोड बाय रिसेप्शन। तो आप इतनी एक जो ये जर्नी इतनी खूबसूरत है, आप खुद एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का पार्ट बन जाते हैं, आप उस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सब कुछ दिल से करें। आप जॉब को जॉब की तरह मत लें। आप ये सोचते हैं, बहुत सारे नई जनरेशन के लोग मुझे मिलते हैं तो दे से कि दे वांट टू कम इनटू वेडिंग्स की ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो तो एक साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, एक फ्रिंज बेनिफिट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लोगों से प्यार करना पड़ेगा, आपको दिल से एक रिश्ता क्रिएट करना पड़ेगा आपका फैमिली के साथ, जिनके साथ आप जुड़ के उनकी वेडिंग का हिस्सा बन रहे हैं। और आपको एक फीलिंग ऑफ प्राइड अपने अंदर लानी पड़ेगी, दैट प्राउड मोमेंट दैट यू गेट, दैट यू हैव एडेड सो मच वैल्यू टू देयर इवेंट। अगर आप नहीं होते तो शायद इतनी खूबसूरत वेडिंग नहीं होती उनकी। आपने उनकी जिंदगी का एक इतना खूबसूरत पल क्रिएट करने में उसका हिस्सा बने हो, आपने उसमें अपना योगदान दिया है, तो आई थिंक इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। तो स्टार्ट लविंग पीपल मोर एंड डू थिंग्स विद पैशन। दिल से चीज़ों को कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, आने से पहले अपनी किसी भी वेडिंग में आने से पहले अपनी नींद पूरी करके आया कीजिए, सोने को कम मिलता है। एंड बट इट इज़ ब्यूटीफुल, आई लव इट। वो काम भी जो होता है ना, ऐसा लगता है कि हाँ इसे करना है, वो जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा मुझे लगता नहीं है कि वो आप कर सकते हो। तो वेडिंग प्लानर्स जो आप बनने वाले हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी राय सर ने दी है, पैशन बहुत जरूरी है। पैसा आएगा लेकिन पैसा पैशन ऑटोमेटिकली आता है। सी आई टेल यू व्हाट, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, स्टॉप रनिंग बिहाइंड मनी। स्टॉप रनिंग बिहाइंड मनी, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर योर पैशन, वर्क फॉर योर लव, मेक योर वर्क योर लव। As I mentioned earlier also, do what you love or love what you do. Absolutely. So if you start loving what you're doing or doing what you're loving, so I believe if your passion becomes your profession, your life is a holiday. तो मुझे लगता है कि आप इसे पैशन से कीजिए और इट्स अ हॉलीडे, ट्रस्ट मी, इट्स अ हॉलीडे। आप एक फैमिली के साथ हॉलीडे पे हैं और आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। एवरीबडी इज थैंकिंग यू फॉर द अमेजिंग थिंग्स यू हैव डन। गलती की गुंजाइश नहीं है, गलती हुई तो गला दबा दिया जाएगा। क्योंकि भैया आप किसी की, जैसे एक सर्जन एक सर्जरी कर रहा होता है ना, तो किसी की लाइफ रिस्क पे होती है, यहाँ पे एक लाइफ इवेंट रिस्क पे है। आप एक फोटोग्राफर ये नहीं कह सकता सर गलती से आपकी वीडियो डिलीट हो गई। आप इमेजिन कीजिए कि वो कहे जी फेरे की वीडियो डिलीट हो गई जी, तो काम तो मैंने बहुत अच्छा किया, उस फेरे की वीडियो डिलीट हो गई। तो जस्ट इमेजिन, गलती की गुंजाइश नहीं है। वो तभी होगा जब आप पैशन के साथ, एक पूरी शिद्दत के साथ आप काम करेंगे। तो इसी चीज पे हम आते हैं कि कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई है
कि बहुत ही मतलब आपको लगा कि अब टेम्पर क्लाइंट का बिल्कुल अलग लेवल पे जा चुका है और आपने उसे कैसे काम किया होगा? देखिए, क्लाइंट का टेम्पर लूज करना जायज़ है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। थैंकफुली अभी तक नहीं आई सिचुएशन ऐसी। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट टीम के ऊपर भड़क रहा है, और मैंने रियलाइज़ किया है कहीं भी ना क्लाइंट की गलती नहीं होती। गलती जो हमारी टीम्स काम कर रही होती हैं, कहीं न कहीं उनके डेडिकेशन में कमी होती है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, एवरी सी दिस ब्रेन कांट रिमेंबर एवरीथिंग। एवरी स्मॉलेस्ट थिंग हैज़ टू बी नोटेड। एक फंक्शन, एक इवेंट जो 3 घंटे का है, उसमें 200 चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का नोट बनाइए। जब वो चीज़ हो जाती है, उस पर टिक मार्क कीजिए। आप कुछ भी भूलेंगे तो गाली खाएँगे। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आप एक उसके ओकेजन में से, उसके फ्लावर्स में से एक जो है ना, एक फ्लावर प्लक कर रहे हो। उसका फ्लावर बंच खराब कर रहे हो क्लाइंट का। तो भैया ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी एक्सट्रीमली डेडिकेटेड, रिलीजियसली डूइंग योर वर्क, एंड देन इट इज़ सो ब्यूटीफुल। यहीं पे ना मेरा जो अपना मेरी वेडिंग का एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसमें से कुछ लूप होल्स हैं जो आपसे अभी क्लियर करूंगी। जैसे जिन जो टेंट वाले होते हैं या फ्लावर्स वाले वेंडर्स होते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी वेरी अनप्रोफेशनल, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? आई टेल यू व्हाट, वो लोग अनप्रोफेशनल नहीं होते, प्रोफेशनलिज्म की कमी हम में होती है। जो मेरा थॉट कहता है, आपको देखिए, दे आर द एग्जीक्यूशन टीम। अब हर एक एग्जीक्यूशन टीम का एक कैलिबर होता है। हम एक सस्ता वेंडर पकड़ के उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो एक कैटेगरी के वेंडर का काम करे। हम कोट ले लेते हैं टेंटेज का, किसी ने 10 लाख का कोट दिया, किसी ने 6 लाख का दिया, किसी ने 12 लाख का दिया। हम 6 लाख वाले वेंडर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 12 लाख वाला डिलीवरी कर दे। वो पॉसिबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू हैव क्वालिटी वेंडर्स। उनके पास क्वालिटी टीम्स होनी चाहिए। प्रॉपर सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स वो यूज़ करें कि अगर कोई किसी ट्रस्ट पे काम कर रहा है लड़का, तो उसके सर पे हेलमेट भी होना चाहिए। तो ये सब देख के आइडिया लगता है कि जिस आप वेंडर के साथ काम कर रहे हो कितने प्रोफेशनली काम करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एज अ वेडिंग प्लानर आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। आप टेंट टेंट वाले वेंडर पे या डेकोरेटर पे नहीं छोड़ सकते कि भैया इसको ऐसे लगा देना और ऐसे कर देना। यू हैव टू विजुअलाइज। जो एक अच्छा फोटोग्राफर होता है, वो बर्स्ट इमेजेस नहीं खींचता कि 30 सेकंड में 50 इमेज खींच दी तो एक अच्छी आ जाएगी, वो कभी अच्छी नहीं आएगी। यू हैव टू क्यूरेट द फ्रेम्स। आपको फ्रेम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि क्रिएटिविटी धीरे धीरे आती है, उसके लिए सबसे अच्छा है, यू कैन ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल वेडिंग डिजाइनर हु कैन क्यूरेट, हु कैन डिजाइन योर डेकोर। बड़े आराम से आपको बहुत सारे फ्रीलांसर डेकोर डिजाइनर्स मिल जाएंगे जो आपकी पूरी वेडिंग के हर एक इवेंट का प्रॉपर डेकोर ऑन पेपर प्री डिजाइन कर देंगे। आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए। आपको दिखाई दे, आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि ये फ्रेम कैसा निकल के आएगा। फिर वो काम आपको किसी से भी कराना कंपैरेटिवली इजी होगा। तो अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, मनी एंड एनर्जीज इन प्लानिंग। तो अनप्रोफेशनल पीपल कम इन योर लाइफ ओनली व्हेन यू आर नॉट वर्किंग विद योर प्लानिंग राइट। अगर आपकी अपनी प्लानिंग स्ट्रांग है, तो आप पहले तो गलत चॉइस नहीं करोगे वेंडर की, और अगर चॉइस 19-20 हो भी गई तो आपको पता होगा आपको क्या चाहिए, आप वो काम करा ले जाएंगे। आई गो टू योर पॉइंट, बट यहाँ पे जो डिस्कशन मैं करना चाह रही हूँ, लाइक मैंने उन्हें बताया कि ये करना है, बट मुझे लगता है कि या तो वहाँ पे जो वेंडर्स हैं दे आर नॉट फुली एजुकेटेड और व्हाट आई डोंट नो, बट उन्हें जो चीज़ें बताई गई हैं वो फिर भी वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। एंड इवन जो उन्होंने पैसा मांगा वो देने के बाद डिलीवरेबल्स वो नहीं होते हैं, तो उनका क्या सॉल्यूशन है? उसका सोल्यूशन यही है कि जो आपका वेंडर है उससे जो भी आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उसका जो ऑप्टिमम रिजल्ट दे सकते हो, वो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, वर्किंग कैलिबर है, उसको ध्यान में रख के एक्सपेक्ट करो। आई वुड से योर एक्सपेक्टेशंस गो रॉन्ग। हम जो है पिंटरेस्ट से या इंस्टाग्राम से पिक्चर्स निकाल के सोच लेते हैं कि ये क्रिएट हो जाएगा। जो सामने क्रिएट करने वाला है उसका कैलिबर भी तो होना चाहिए, उस पर वो इक्विपमेंट होना चाहिए। हो सकता है जो उस पे फैब्रिक, और जो फैब्रिक आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, जो कारपेट की क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, तो वो देखेगा, बोल देगा मैं कर दूंगा जी। बट आपको यू हैव टू गो इनटू माइन्यूट डिटेलिंग। यू हैव टू चेक एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। यू हैव टू टॉक अबाउट एवरी एलिमेंट इन डिटेल।
the more micro detailing you will do, the more chances are that you will get what you expect. ट्रू, आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद बहुत लोग खुद से करना चाहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मेरी शादी मैं खुद प्लान कर रही थी बिकॉज मुझे लगता था कि नहीं, मुझे करनी है, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं, तो ये उनके लिए था कि ऐसी गलतियां दोबारा ना कर। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक किया कि बहुत से लोग खुद करना चाहते हैं। इसके मेजरली 3 रीज़न होते हैं। रीज़न नंबर 1, वो उनको लगता है कि मैं खुद करूँगा तो सस्ता करा लूँगा, मैं किसी मिडल मैन को या किसी कंसल्टेंट को उसकी फ़ी बीच में क्यों दूँ। रीज़न नंबर 2, उन्हें लगता है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। रीज़न नंबर 3, उन्हें लगता है कि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ और मैं बड़े पैशन से अपनी वेडिंग करना चाहता हूँ। तो भाई मेरा थॉट इसमें ये कहता है कि पहली चीज़ तो पैसे नहीं बचाते, यू ऑलवेज एंड अप स्पेंडिंग मोर। उसका रीज़न है, एक वेडिंग प्लानर जो ताज होटल से या आईटीसी होटल से या ओबरॉय होटल से साल में 15 बार डील करता है, आप तो ज़िंदगी में एक बार कर रहे हो। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि उनकी प्राइसिंग आपको बेटर मिल जाएगी एक अच्छी कॉन्ट्रैक्टेड प्राइसिंग के कंपैरिजन में जो एक वेडिंग प्लानर के पास है। पॉइंट नंबर 2, देयर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड जो शायद एक वेडिंग प्लानर को पता है। आपका डे 1 का अराइवल लंच है, आपको होटल तो कह देगा आपके 200 लोग हैं, 200 लोगों का लंच, 200 लोगों का डिनर, 200 लोगों का ब्रेकफास्ट। अराइवल लंच में 200 लोग आएंगे ही नहीं। एक वेडिंग प्लानर आपसे कहेगा इसको 140 कर दो सर। आप क्यों, एक छोटी सी ट्रिक है, ऐसे 10 ट्रिक्स होंगी पूरी वेडिंग में जो आपके लाखों रुपए बचा देंगी, और उन्हीं पैसों में से एक छोटा सा परसेंटेज आपका वेडिंग प्लानर आपसे एज अ फी ले लेगा। When you are a professional human being standing in front of you, professionally handling everything, then just enjoy your wedding now. Why you want to get into the hassle of managing stuff? आई कैन फील दैट नाउ। That's what I'm saying. आपकी वेडिंग चल रही है और आप स्टेज पे हो और पीछे से धीरे से कान में कोई आके कहता है कि सर वो अकाउंट जो पैसे ट्रांसफर किए थे ना उसका यूटीआर दे दो। आप इमेजिन करो ना, वो होटल में जो है ना फाइनेंस वालों को उसका यूटीआर नहीं मिल रहा। यू लूज द मोमेंट। व्हाट आर यू डूइंग इट फॉर? यू डोंट सेव मनी। एब्सोल्यूट। और एक प्रोफेशनल आपके पैशन को और आपकी स्टोरीज को अगर आप सही तरीके से उसे समझा देते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा क्यूरेट कर पाएगा। तो आई ऑलवेज बिलीव one should always give opportunity for a professional to work on this. It's like going to a medical store and taking the medicine or going to a professional doctor and taking a medicine. सर ने ये बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि मैं ये गलती खुद कर चुकी हूँ। एंड इवन जब मैं अपने स्टेज पे एंट्री कर रही थी तो मैं यही सुन रही थी कि उसने फुल रेड लगा दिए, पिंक बोले थे तुमने। तो वही एक जो एक्सपीरियंस होता है ना, कहते हैं कि चीजें एक्सपीरियंस से ही आती है। और मुझे लगता है कि ये मेरे करियर की, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ वेडिंग प्लानर, बट मेरे इस टूरिज्म के लाइन में आने के बाद की ये दूसरी शादी थी जो मैंने प्लान की थी। अपनी पहली और वैसे दूसरी नहीं, एक मेरे भाई की और एक मेरी। तो ये 2 शादियां मैंने प्लान की थी, और दूसरी में वैसे कोई प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं, बट इट जस्ट कि छोटी छोटी चीजें मुझे लगी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए थी। और शायद काश मैं दुल्हन ना होती तो शायद मैं इसे अभी जाके समझा देती। तो ये चीजें बहुत सी हैं जो एक्सपीरियंस करने से मिलती है। एंड ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल के पास जाए जब आपको एक वेडिंग प्लान करना है, मेरी तरह गलतियां ना करें। सर, अब हमारे पास आती है हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री। तो उनके गॉसिप्स के लिए हमारे पास क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो कुछ ऐसा किस्सा जो हम लोगों के बीच का हो वो आज शेयर किया जाए। ये ट्रैवल इंडस्ट्री की गॉसिप, आई थिंक सी एवरी इंडस्ट्री इज गॉसिप। मैं बड़ी कमाल की बात बोलता हूँ कि शायद दुनिया में अगर हम इंडिया की बात करें सो बॉलीवुड के बाद सबसे ज़्यादा ग्लैमर और सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री ट्रैवल इंडस्ट्री। आप देखिए, मतलब द काइंड ऑफ जो लोगों की जो ना ड्रीम्स होती हैं वो ट्रैवल आप कर रहे होते हो खुद। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ माइस, यू आर ट्रैवलिंग टू बेस्ट ऑफ द 5 स्टार्स इन द वर्ल्ड, यू आर ट्रैवलिंग टू बेस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे स्पीक टू मी दे से कि यार काश हमारी ज़िंदगी तुम्हारी जैसी होती। तो गॉसिप और स्टोरीज तो हर कोने पे बनती रहती हैं, हर गली नुक्कड़ पे बनती रहती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो लोग जो अपनी इंडस्ट्री में एक दूसरे को अपना कंपटीशन देखते हैं, तो देयर इज नो कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। इंडिया में टूरिज्म द वे इट इज बूमिंग, वी आर द इंडस्ट्री गिविंग द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो आज की डेट में जैसे टूरिज्म बूम कर रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर इज नो कंपटीशन टू एनीवन। सबकी अपनी रीच है और हर एक ट्रैवल कंपनी के पास उतना काम है जितना करने की उसकी कैपेसिटी है।
और अगर आज की डेट में कोई बोलता है कि मेरे पास काम नहीं है, तो भाई अपना काम करने का तरीका बदलो, काम सबके पास है। तो एक दूसरे को एज अ कंपटीशन नहीं देखना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। आई एम rather thankful to this industry for giving me so much in life. Whatever happiness I get from travel, it is all because of this. एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि मेरी तो आधी जिंदगी यही निकल गई सर। जितना आपका एक्सपीरियंस है उतनी वैसे मेरी उम्र है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र का भी आधा मैं इस इंडस्ट्री को दे चुकी हूँ अब तक। और व्हेन आई जॉइंड ऑब्वियसली आई वाज जस्ट 18 इयर्स। और अभी करते 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 मुझे नहीं पता मैं यहाँ वहाँ मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गई हूँ या अभी यही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो उस पूरे मतलब ये पूरा जो 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, इसमें मुझे लगता है बहुत कम ही लोग हैं जिनको मैंने कभी मेंटोर बोला होगा, एंड यू आर वन ऑफ देम Thank ऑब्वियसली। you so much. एंड I'm blessed. इट्स माय प्लेजर कि एक गॉसिप बताता हूँ मैं। हाँ, अब एक गॉसिप आ बताइए रही। सर। तो एक बड़ी क्यूट सी लड़की है हमारी इंडस्ट्री की, डिम्पल, और वो अभी जो है एक बड़ा कमाल का पॉडकास्ट लेके आ रही है, द मुसाफिर पॉडकास्ट। सो ये गॉसिप है, इंडस्ट्री में लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। आई थिंक आपको पता होगा इसके बारे में। हाँ, मैं आपको डिम्पल मिले तो उन्हें बताइएगा। मैं बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि ये गॉसिप तो मैं खुद भी सुनना चाहती हूँ कि मेरे कानों तक पहुंचे। और ये मुझे लगता है कि धीरे 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 एक कान से दूसरे कान तक पहुंच ही जाएगी। और बिल्कुल। ये गॉसिप सबसे बड़ी होने वाली है। जो हम अब नए दौर की तरफ आ चुके हैं, हर बंदा डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है, तो उसमें आप क्या एक बजट का आइडिया देना चाहेंगे कि मिनिमम टू हायर कितना, एक मिनिमम बजट? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अभी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जा रहे हैं, और मे बी जो लोग अभी गांव में रहते हैं या थोड़ा मिडिल क्लास लोग हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग सोचते हैं बट कर नहीं पाते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस बजट से वो स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, बजट बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बट मैं आपको बड़ी कमाल की बात बताता हूँ कि आप जब एक डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, तो उस एक वेडिंग वेन्यू पे अपने 4 इवेंट्स करते हैं: हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी। तो आप पहले तो अगर बजट की बात करें ना, तो आप वो चारों इवेंट्स अगर किसी बैंक्वेट हॉल में या कहीं पे करते, तो उनका टोटल कीजिए। आपको बस इसमें थोड़ा सा शायद चेंज ये करना पड़ेगा कि आपको, शायद आप अपने लोकल शादी करते तो वहाँ अगर 300 लोग बुलाते, तो उसमें 150 बुलाने पड़े। और शायद 300 लोग आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शायद आपके इतने क्लोज नहीं होंगे कि इतना एफर्ट करें कि 3 दिन निकाल के आपकी वेडिंग में आए। तो बजट, अगर आप मोमेंट्री बात करें तो, मतलब मॉनेटरी बात करें तो, मॉनेटरी बजट की जहाँ तक बात करें तो आई थिंक अब डेस्टिनेशन वेडिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम इवन 25 लाख रुपीज, एंड फॉर लग्जरी वेडिंग्स और स्पेंडिंग मोर मनी, स्काई इज द लिमिट। आप 10 करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए, 50 करोड़ रुपए खर्च कर दीजिए, लेकिन एक 25 लाख में भी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। जिन लोगों को लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग एक्सपेंसिव होती है, आपने जो 4 इवेंट्स करने हैं उसकी कॉस्टिंग जोड़िए, और अपने एक सही तरीके से अपनी गेस्ट लिस्ट बनाइए, थोड़ी अच्छी प्लानिंग कीजिए। आपका जो भी टच में अच्छा वेडिंग प्लानर है उनसे बात कीजिए, उसको अपना बजट बताइए। आई एम श्योर ही विल हैव अ सोल्यूशन विद इन योर बजट, एंड ही विल मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। परफेक्ट, थैंक यू फॉर द आंसर सौरभ जी। अभी यहीं से खर्चे की बात पे ही चलते हैं। जो लोग जब आते हैं आपके पास, तो कोई ऐसी चीज जहाँ पे एक्चुअली उन्हें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और वो बोलते हैं कि इसी चीज में पैसा कम करो? देखिए, पहली चीज तो जहाँ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में जो दिल का रास्ता है वो पेट से शुरू होता है। तो भैया, खाने पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। हैव गुड लैविश वेन्यूज, डोंट कॉम्प्रोमाइज इन फूड क्वालिटी। तो उसमें तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट आई सी, जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो शायद जब एंटरटेनमेंट के बजट की बात आती है, तो वो आर्टिस्ट पे या आर्टिस्ट मैनेजमेंट पे उन्हें लगता है कि यार ये इतने पैसे कैसे खर्च करेंगे, तो बहुत ज़्यादा है, तो कहते हैं इसको कट कर देते हैं, इसकी जगह कुछ और डाल देते हैं। तो बट लोगों की सोच बदली है। आज की डेट में कोविड के बाद लोग जिंदगी जीना चाहते हैं, लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, लोग हॉलीडे पे जाना चाहते हैं। तो आई थिंक आज की डेट में बजट इज नॉट दैट बिग इशू। लोगों के दिल में होता है, पहले जितने पैसों में पूरी वेडिंग हो जाती थी, उतने पैसे लोग आजकल फोटोग्राफर को दे देते हैं। तो इट्स नॉट, आई थिंक बजट्स आर नो मोर एन इशू। इट इज अबाउट स्पेंडिंग इट राइटली। आप पे पैसे खर्च करने के लिए आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। आप 1 रुपये खर्च कर रहे हैं तो मे बी 100 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, तो मे बी 110 रुपीज की परसीव्ड वैल्यू आपको मिलनी। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। डोंट गेट इनटू अ थिंग कि इसमें वेडिंग प्लानर क्या कमा रहा है। ये थॉट प्रोसेस गलत है। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ मार्केट में आप 100 की लेते,
आपको 100 की ही मिल रही है, और आपको एक एजेंसी, एक कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको आपको एज अ प्रोफेशनल कंसल्टिंग दे के आपका सब कुछ मैनेज कर रही है, तो यू आर अ विनर. दैट इज. Rightly described, sir. So this is me, Dimple Arora, signing off for today. See you soon. Thank you, Dimple. Keep rocking, keep shining, and keep creating amazing, amazing podcasts. All the best, and see you guys.